8. मौर्य साम्राज्यनंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर। जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोट्स बताया। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी विवरण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस तथा धुधिराज की मुद्रा राक्षस पर टीका, बौद्ध और जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, क्षीणेन्द्रकृत बृहत कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरितसागर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रामाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, भाग, 180 प्रकरण, उपभाग तथा 6000 श्लोक हैं। ये ग्रंथ अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन की शैली में लिखी गई है। डा. श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। अधिकरण या भागार्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों या भागों में विभाजित है, जिनका क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित है। प्रथम अधिकरण विनयाधिकारिक, इसमें राजा के विनय, अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार का वर्णन है। द्वितीय अधिकरण अध्यक्ष प्रचार, इसमें 26 अध्यक्षों एवं अनेक कार्य तथा विभागों का वर्णन है। तीसरा अधिकरण धर्मस्थी, इसमें दीवानी न्यायालयों तथा उसके संगठन एवं कार्यों का विवेचन है। चौथा अधिकरण कंटकशोधन, इसमें फौजदारी न्यायालयों, उसके संगठनों एवं दंड आदि का विधान है। पांचवां अधिकरण योगवृत्त, इसमें राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य एवं कर्तव्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन है। छठा अधिकरण मंडल योनि, इसमें राज्य के सप्तांगों का वर्णन है। सातवां अधिकरण षाड्गुण्य, इसमें 6 तत्वों संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव से युक्त विदेश नीति का वर्णन है। आठवां अधिकरण व्यसनाधिकारिक, इसमें राज्य के लिए घातक सभी व्यसनों, दुर्गुणों का वर्णन है। नौवां अधिकरण अभ्यासित कर्म, इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू हैं। 10वां अधिकरण सांग्रामिक, इसमें युद्ध संबंधी विजयी नियमों की रणनीति का विवेचन है। 11वां अधिकरण संघवृत्त, इसमें संघ, मित्र, राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीके वर्णित हैं। 12वां अधिकरण आबिलियस, इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। 13वां अधिकरण दुर्ग लंबोपाय, इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय सुझाए गए हैं। 14वां अधिकरण औपनिषद का, इसमें औषधियों तथा मंत्रों के महत्व एवं रहस्यों का वर्णन तथा उनको अमल में लाने के उपाय बताए गए हैं। 15वां अधिकरण तंत्रयुक्त, इसमें अर्थशास्त्र द्वारा उल्लिखित नियमों का विवेचन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य शासक के नाम का वर्णन है और न ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का। इसमें सैन्य प्रशासन एवं नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं मिलता। ये राजनीति शास्त्र पर लिखी गई सामान्य पुस्तक है। इसकी तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इसे मौर्यकालीन रचना माना जाता है। 4वीं शताब्दी ई. के विशाखदत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य द्वारा नंदवंश की सत्ता को पलटने का वर्णन है। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये तत्व निम्न हैं: स्वामी अर्थात राजा, ये राज्य के सिर के तुल्य है। अमात्य, ये राज्य की आंखें हैं।
अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिनमें से राज्य के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाती थीं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, ये राज्य की जंघाएं हैं। दुर्ग अर्थात किले, ये राज्य की बाहें हैं। कोष अर्थात धन, ये राज्य का मुख है। दंड अर्थात सेना, ये राज्य का मस्तिष्क है। मित्र, ये राज्य के मित्र तथा कान है। तीरथ, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीरथ या अधिकारियों का वर्णन किया है। गूढ़ पुरुष ये राज्य के गुप्तचर थे। इस प्रकार अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्यपसर्प मिलता है। जहाजरानी का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाजरानी पर राज्य का नियंत्रण था। स्ट्रैबो ने भी जहाजरानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। शूद्र, कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को भी आर्य कहा। इस प्रकार शूद्रों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के साथ सेना में भर्ती होने की छूट मिल गई। दास प्रथा, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसमें से अहितक, अरिटक, अस्थायी दास थे। भू राजस्व शास्त्र के अनुसार भू राजस्व 1/6 भाग लेना चाहिए। पूरे प्राचीन भारत में भू राजस्व की मात्रा यही मानी गई है। मेगस्थनीज की इंडिकोमेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 बीसी से 299 बीसी के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटोक, प्लिनी, जस्टिन एवं डायोडोरस आदि के उद्धरणों में प्राप्त होते हैं। स्ट्रैबो ने मेगस्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय कहा। डा. स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 ई. में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। 1891 में मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इंडिका एक अन्य यूनानी लेखक एरियन की भी कृति मानी जाती है। मेगस्थनीज की इंडिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होते हैं। 1. शासक का वर्णन। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोट्स के रूप में उद्धृत किया है। इसके अनुसार शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थीं। 2. पाटलिपुत्र नगर का वर्णन। चंद्रगुप्त की राजधानी पोलिब्रोथा पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित था तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह 80 स्टेडिया 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तप 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था, जिसमें 64 तोरण, द्वार तथा 570 बुर्ज थे। मेगस्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एकबतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। 3. नगर प्रशासन का वर्णन। मेगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। 4. सैन्य प्रशासन का वर्णन। मेगस्थनीज ने सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। 5. राजस्व प्रशासन का वर्णन। मेगस्थनीज के अनुसार राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था। ध्यातव्य है कि कौटिल्य भू राजस्व की मात्रा 1/6 भाग बताता है। 6.
उत्तरापथ का वर्णन मेगस्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। ये सड़क सिंधु को बंगाल के सोनारगांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया। उसके समय में इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी ने इसे जीटी रोड नाम दिया। 7 सोने की खान का वर्णन मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सोने की उत्कृष्ट खानें हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में सोना निकलता जाता है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चींटियां भी होती थीं, जो कि सोने को बुरादे के रूप में खानों से बाहर लाती थीं। उसने सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दर्दिस्तान, कश्मीर बताया है। मेगस्थनीज के भ्रामक विवरण मेगस्थनीज ने भारत की वस्तुस्थिति को सही ढंग से समझना पाने के कारण निम्नलिखित भ्रामक विवरण दिए हैं। -1 7 जातियों का वर्णन मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थीं, परंतु हम जानते हैं कि सूत्रकाल से ही 4 प्रकार की जातियां विद्यमान थीं। 2 दास प्रथा के न होने का वर्णन मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसी प्रकार त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दासों का वर्णन है। 3 अकाल न पड़ने का वर्णन मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार अशोककालीन सोहगौरा, गोरखपुर के पास तथा महास्थान, पश्चिम बंगाल के अभिलेखों में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का वर्णन है। 4 लेखन कला के अभाव का वर्णन मेगस्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था, परंतु हम जानते हैं कि इसके पहले ही वेदी तथा सूत्र साहित्यों की रचना हो चुकी थी। महत्वपूर्ण विदेशी लेखक इंडिका के उद्धरण निम्नलिखित लेखकों की रचनाओं में भी प्राप्त होते हैं। 1 स्ट्रैबो ईसा पूर्व 64 से 19 ईस्वी। स्ट्रैबो ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कृति की रचना की है, जिसके प्रथम अध्याय में सिकंदर और मेगस्थनीज के साथियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारत का वर्णन किया। स्ट्रैबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। 2 डियोडोरस प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इसने मेगस्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है। इसका भारत विषयक विवरण सबसे प्रारंभिक यूनानी विवरण है। 3 प्लिनी ज्येष्ठ प्रथम शताब्दी 75 ईस्वी में लिखित विश्वकोशीय रचना प्राकृतिक इतिहास नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। इसने यूनानी स्रोतों तथा पश्चिमी व्यापारियों की सूचनाओं के आधार पर भारत का विवरण लिखा। 4 एरियन 130 से 172 ईस्वी। इसने सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल और सामाजिक जीवन के बारे में उपलब्ध सबसे अच्छा विवरण लिखा है, जो कि अधिकांशतः न्यूयॉर्कस मेगस्थनीज और एक ग्रीक भूगोलज्ञ एराटोस्थनीज 276 BC 195 BC की रचनाओं से लिया है। 5 प्लूटोक 45 ईस्वी 125 ईस्वी। इसके विवरणों में सिकंदर के जीवन और भारत का सामान्य वर्णन सम्मिलित है। इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख एंड्रोकोट्स के रूप में हुआ है। वह लिखता है, युवावस्था में वह चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था। 6 जस्टिन द्वितीय शताब्दी। इसकी कृति सार संग्रह एपिटमी है। इसमें भारत में सिकंदर के अभियानों और चंद्रगुप्त की सत्ता प्राप्ति का विवरण दिया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी रचनाओं पर आधारित है। उत्तर पश्चिम भारत से यूनानी सत्ता को समाप्त करने में चंद्रगुप्त की भूमिका के बारे में जस्टिन ने लिखा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नरों,
यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति युद्ध का यूनानी शासन के विरुद्ध नायक सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त था। J.W. मैक्रिंडल ने अपने 3 प्रसिद्ध ग्रंथों में इन यूनानी और लैटिन स्रोतों का संकलन किया है। मेगस्थनीज और एरियन द्वारा वर्णित प्राचीन भारत, टालमी द्वारा वर्णित प्राचीन भारत, शास्त्रीय साहित्य में वर्णित प्राचीन भारत। मौर्यों के अध्ययन के लिए ये ग्रीक और लैटिन स्रोत अत्यधिक सहायक हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय यहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से ये भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय राज्यपाल तुषास्फ यवन था। रुद्रदामन के समय में इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया। उस समय वहां का राज्यपाल सुविशाख था। स्कंदगुप्त के समय परंदत्त राज्यपाल हुआ। उसके पुत्र एवं गिरिनार नगर के प्रशासक चक्रपालित ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त एवं उनसे संबंधित राज्यपालों का विवरण प्राप्त होता है। विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षसिस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृष शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ कुछ विद्वान शूद्र मानते हैं, जबकि कुछ आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि वृष का अर्थ शूद्र नहीं है बल्कि यह सामाजिक हीनता का द्योतक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है। धुधिराज मुद्रा राक्षस की टीका में चंद्रगुप्त को धननंद का पौत्र बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने धननंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया। ये चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार एवं अशोक क्षत्रिय थे, अतः चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय रहा होगा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पवन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का बताया गया है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्ध होती है। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र की हरिभद्रीय टीका में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। क्षीमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरीय ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। सोमदेव कृत कथासरित्सागर इस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का घोषित किया गया है। अशोक के अभिलेख अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार D0R0 भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपारा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख, इसे वृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 वर्गों में बांटा जाता है। स्तंभ लेख, इसका भी विभाजन दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में किया जाता है। गुहालेख, ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। इन अभिलेखों के विभिन्न प्रकारों को निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अशोक के अभिलेख, रेखाचित्र संरचना, शिलालेख दीर्घ शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभलेख दीर्घ स्तंभलेख लघु स्तंभलेख गुहालेख। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, आमेक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। लघु शिलालेख, स्तंभलेख
दीर्घ एवं लघु एवं गुहालेखों की लिपियां केवल ब्राह्मी हैं। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां ही खरोष्ठ थी, आमेक एवं यूनानी हैं। उदाहरणतः शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख, खरोष्ठी लिपि में तक्षशिला से प्राप्त एक अभिलेख, आमेक लिपि मैनशरिकुना, कंधार से प्राप्त अभिलेख, यूनानी तथा आमेक लिपि में द्विभाषिक लेख, लगमान, जलालाबाद से प्राप्त अभिलेख, आमेक लेख शिलालेख, रॉक ईडिक्ट्स। इसे दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख दो वर्गों में बांटा जाता है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। ये निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 1. शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित। 2. मानसेहरा, पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित। 3. कालसी, उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित। 4. गिरनार, काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी। 5. धौली, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव। 6. जौगढ़, उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित। 7. इरगुडी, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित। 8. सोपारा, महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन, सेपरेटे कलिंगा ईडिक्ट्स कहा गया है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों पर कुल 1 से 14 लेख खुदे हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम लेख, इस लेख में जीव हत्या पर निषेध के बारे में लिखा गया है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले, प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने के समय सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरा लेख, प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में तथा अन्य सीमांत प्रदेश जैसे चोल, पांड्य, सतियपुत, केरपुत, चेर और ताम्रपर्णी प्रदेश तथा अंतियोक, यवनराज और अन्य पड़ोसी राजा के प्रदेशों में प्रत्येक स्थान पर प्रियदर्शी ने चिकित्सा का 2 प्रकार से प्रबंध किया है, मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा। जहाँ जहाँ वे औषधियाँ जो मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी हैं नहीं पाई जाती, वहाँ वहाँ वे भेजी गईं और जड़ी बूटियाँ भी लगाई गईं। तीसरा लेख, अशोक तीसरे लेख में कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद यह आज्ञा जारी की कि मेरे साम्राज्य में सभी जगह प्रादेशिक, रजजुक और युक्त के साथ प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें, जिससे वे प्रजा को धर्म की और अन्य कार्यों की शिक्षा दे सकें। माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना, जीवों की हिंसा न करना, अल्प व्यय और अल्प संचय अच्छी बात है। चौथा लेख, प्रियदर्शी के धर्म आचरण से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। प्रजा में देव विमानों, अग्नि के गोलों एवं अन्य दिव्य दृश्यों के प्रदर्शनों द्वारा धम्म में उसकी शिक्षा द्वारा जीवित प्राणियों के वध और हिंसा का त्याग, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर, माता एवं पिता का आज्ञापालन इतना बढ़ गया है जितना पहले कई 100 वर्षों तक नहीं हुआ। 5वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि उपकार करना कठिन है और जो भला करता है वह एक कठिन कार्य करता है। मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मेरे पुत्र और पौत्र तथा उनके बाद
मेरे वंशज मेरे आदर्श का पालन करेंगे तो वे अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन जो मेरे सुधारों की थोड़ी भी उपेक्षा करेगा वह भूल करेगा। मैंने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्र जनता के बीच में उनके कल्याण और सुख के लिए और उनके कष्ट दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धम्म महामात्र मेरे साम्राज्य भर में सब जगह धम्म से संबंधित सब विषयों में धम्म की स्थापना में और धर्मनिष्ठ लोगों के दान के आयोजन में रत हैं। छठा लेख, तीव्र गति से कार्य संपादन हेतु। इस लेख में अशोक कहता है, हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं या अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं या सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। मैं प्रजा का कार्य सब जगह करता हूँ। सातवां लेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें क्योंकि सब संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। आठवां लेख, अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का प्रारंभ किया और शुरुआत बोधगया से की। नौवां लेख, इसमें अशोक कहता है कि लोग विविध मंगलाचार करते हैं लेकिन उनका फल अल्प होता है। धम्म रूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दासों एवं सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार और ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना आदि शामिल है। 10वां लेख, इसमें अशोक ने यश और कीर्ति की जगह धम्म का पालन करने पर बल दिया है। 11वां लेख, इसमें अशोक कहता है, धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं। 12वां लेख, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। 13वां लेख, अपने अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1,50,000 व्यक्ति देश से विस्थापित हुए। 1 लाख व्यक्ति मारे गए तथा इससे कई गुना लोग बर्बाद हो गए। इस अभिलेख में अशोक अपने राज्य की जंगली जनजातियों को संतुष्ट रखता है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि पश्चाताप के बावजूद उसमें शक्ति है। अशोक धम्म विजय को प्रमुख विजय मानता है। यह विजय देवताओं के प्रिय अशोक ने अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन दूर तक प्राप्त की है, जहां अंत्योक नामक यवन राजा राज्य करता है और 4 अन्य राजाओं तुलामाया, मिस्र का टालमी द्वितीय फिलाडेफस, अंतेकिन, मकदुनिया का एंटिगोनस गोनेटस, मक, साइरीन का मेगास, आलिक्य सुंदर या आलिक्य शुडल, एपिरस का अलेक्जेंडर पर तथा दक्षिण में चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, चेर और ताम्रपर्णी पर विजय प्राप्त की है। इसी तरह इस राजा के राज्य में यवनों, ग्रीक, कंबोजों, नाभकों, नाभपंक्तियों, भोजों, पितनिकों, आंध्रों और पारिदों में सब जगह लोग धम्म का पालन करते हैं। 14वां लेख, इसमें कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में है, क्योंकि हर बातें नहीं लिखवाई गई हैं। कुछ बातें विषय की मधुरता के कारण कई बार दोहराई गई हैं। संभव है कि कुछ लेखों में अपूर्ण लेख, लापरवाही या लिपिकार की भूल के कारण कोई दोष रह गया हो। धौली एवं जौगर अभिलेखों में 11, 12 व 13 क्रम संख्या का लेख नहीं है। इनकी जगह 2 पृथक लेख हैं। प्रथम पृथक लेख, इसमें अशोक द्वारा कलिंग के समीप के महामात्यों और नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करें, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। इसमें निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया है।
नगर के न्यायाधीश हमेशा सावधान रहें कि मनुष्यों को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं इस उद्देश्य से प्रति 5वें वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। उज्जैन एवं तक्षशिला में 3-3 वर्ष के अंतर पर महामात्य दौरे पर जाएंगे। द्वितीय पृथक लेख इसमें सीमांत प्रदेश के अधिकारियों से ये कहा गया है कि अगर मेरे सीमांत प्रदेशों की अविजित जातियां ये जानना चाहें कि उनके प्रति मेरी क्या आज्ञा है तो उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि इस विषय में मेरा यह उत्तर है कि सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। इस अभिलेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस लोक में और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह मनुष्यों के बारे में भी मेरी इच्छा है। लघु शिलालेख माइनर रॉक इडिक्ट्स। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं। इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं: रूपनाथ, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में; गुजर्रा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में; सहसाराम, बिहार के शाहाबाद जिले में; भाबरू या बैराट, राजस्थान के जयपुर जिले में; मस्की, कर्नाटक के रायचूर जिले में; ब्रह्मगिरी, मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में; सिद्धपुर, कर्नाटक में; जटिग्रामेश्वर, कर्नाटक; इर्गुडी, आंध्र के कर्नूल जिले में; गोविमठ, मैसूर के कोप्पल नामक स्थान से; पालकीगुंडू, कर्नाटक; राजुलमंडगिरी, आंध्र के कर्नूल जिले में; अहरौरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में; सारोमारो, शहडोल, मध्य प्रदेश; नेत्तूर, मैसूर; उडेगोलम, बेल्लारी, कर्नाटक; पनगुड्रिया, सीहोर, मध्य प्रदेश; सन्नाती, गुलबर्गा, कर्नाटक। अशोक के लघु शिलालेखों में कुछ प्रमुख वर्णन निम्नलिखित हैं। मस्की अभिलेख। इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका अशोक नाम भी मिलता है। भाबरू या वैराट अभिलेख। इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख है। नेत्तूर एवं उडेगोलम, इनमें अशोक नाम मिलता है। गुजर्रा, इसमें भी अशोक नाम मिलता है। इर्गुडी, इस अभिलेख के लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं बूस्ट्रोफेडन है। स्तंभ लेख, पिलर इडिक्ट्स, इसमें मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। इसे भी 2 वर्गों वृहद एवं लघु स्तंभ लेखों में बांटा जाता है। वृहद स्तंभ लेखिन लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में था तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। इस स्तंभ लेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईशून्य में टीफनथेलर ने की। दिल्ली टोपारा, यह अभिलेख प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में टोपारा नामक गांव में था। फिरोज तुगलक द्वारा ये दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। लौरिया अराज, बिहार के चंपारण जिले में स्थित। लौरिया नंदनगढ़, बिहार के चंपारण जिले में स्थित। रामपुरवा, बिहार के चंपारण जिले में स्थित। प्रयाग, ये पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया। वृहद स्तंभ लेखों के ऊपर खुदे 7 लेख निम्नलिखित हैं। प्रथम लेख अशोक कहता है कि यह धम्म लेख मैंने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद लिखवाया है।
इस पे उसने कहा है कि मेरे सभी कर्मचारी धम्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों के मन को जीत लेते हैं। धम्म के अनुसार शासन करना। धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना और धम्म के साथ साम्राज्य की रक्षा करना मेरा सिद्धांत है। द्वितीय लेख। इसमें धम्म क्या है, इसके बारे में बताया गया है। स्वयं अशोक प्रश्न करता है, किम चो धम्मे। स्वयं इसका उत्तर भी देता है, अपासिन्वे बहुक्याने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे च। अर्थात पाप से दूर रहना, अत्यधिक कल्याण करना, दया दान सत्यता पवित्रता मृदुता और साधुता। इसी लेख में ब्राह्मणों श्रमणों और भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार का भी उल्लेख है। तृतीय लेख। इसमें अशोक ने मन वचन कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को कहा है। इसे अशोक अपने अभिलेख में निजझति आत्मपरीक्षण कहता है। इसी स्तंभ में उसने बताया है कि पाप क्या है, चंचलता निष्ठुरता क्रोध अहंकार ईर्ष्या आदि। चतुर्थ लेख। इसमें अशोक कहता है कि मेरे रजजुक लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त हैं। न्याय और दंड के अधिकार में मैंने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है, जिससे वे निश्चय एवं निर्भयता से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। इसी में अशोक ने ये कहा है कि आज से मेरी यह आज्ञा है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए। पांचवां लेख। इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया है। छठा लेख। इसमें अशोक कहता है कि मैं सब संप्रदायों का अनेक प्रकार से सत्कार करता हूँ और स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। सातवां लेख। ये केवल दिल्ली टोपारा अभिलेख में मिलता है। इसमें अशोक ने धम्म की वृद्धि हेतु किए गए कार्य का उल्लेख किया है। इसी में अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों का भी वर्णन मिलता है, जैसे आम के बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना आदि। लघु स्तंभ लेख माइनर पिलर एडिक्ट्स। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजघोषणाएं खुदी हैं। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। सांची लघु स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में स्थित है। इस लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। सारनाथ लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्थित है। इस स्तंभ लेख में भी अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद के समीप स्थित है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र अभिलेखों में तीवा का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुक्मिंदेई स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भूमि का घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अतः इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जा सकता है। यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया तथा यहाँ कनकमुनि के स्तूप का संवर्धन किया। गुहा लेख केव इंस्क्रिप्शन। अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा आजीविक संप्रदाय को दान में दिया। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम खलतिका पर्वत है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष एक अन्य गुफा विश्वझोपड़ी गुफा का भी निर्माण करवाया। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं गोपी लोमर्षि एवं वर्थिका गुफा का निर्माण करवाया। इन गुहा लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है।
मौर्यकालीन अन्य अभिलेख पानगोरेरिया गुहालेख। ये गुहालेख मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। लंपक अभिलेख, आधुनिक लघुमान, काबुल से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये सीरियाई भाषा में लिखा गया। महास्थान अभिलेख, ये पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र पुंड्रनगर क्षेत्र कहलाता था। इस अभिलेख में इस क्षेत्र में महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है। सोहगौरा ताम्रलेख, ये गोरखपुर जिले में है। प्राप्त अभिलेखों में ये प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता अशोक के शिलालेख खोजकर्ता से दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेड्रे टिफेंथेलर 1750 ईस्वी दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर 1785 ईस्वी बराबर और नागार्जुनी गुफा हेरिंगटन 1785 ईस्वी गिरनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड 1822 ईस्वी इलाहाबाद स्तंभ लेख टीएस बर्ट 1834 ईस्वी शहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 ईस्वी धौली किट्टो 1837 ईसा भाब्रू कैप्टन बर्ट 1840 ईसा जॉगर सर वाल्टर इलियट 1850 ईसा कालसी फॉरेस्ट रामपुर वाकालाइल 1872 ईसा मानसेहरा कैप्टन ले 1889 ईसा निगाली सागर फिहर 1895 ईसा रुमिंदे फिहर 1896 ईसा सारनाथ स्तंभारल स्टाइन 1905 ईसा मस्की बीडेन 1915 ईसा 1879 ईसा में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता एलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रह कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम में प्रकाशित कराया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC 298 BC मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। शूद्र ब्राह्मण। ग्रंथ मुद्रा राक्षस। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी तथा धुधिराज की मुद्रा राक्षस की टीका इसे शूद्र सिद्ध करते हैं। पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश के बाद नंद राजा होंगे। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। मुरा से उत्पन्न होने के कारण ये मौर्य कहलाए। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है तथा चंद्रगुप्त को वृष कहा गया है। कुछ विद्वान इसका अर्थ शूद्र मानते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है, परंतु यह मत मान्य नहीं है। पारसीक स्पूर्णा के मतानुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसीक था। क्षत्रिय जैन एवं बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। इस मत की पुष्टि अशोक के लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ के नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति से भी हो जाती है। सर्वप्रथम ग्रुनवेडल महोदय ने बताया था कि मयूर मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह था। अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं। चंद्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि का निर्धारण 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात इसके सेनापतियों में राज्य के बंटवारे के लिए बेबीलोन की संधि हुई। इस बंटवारे में सिकंदर द्वारा विजित भारतीय प्रदेश सम्मिलित थे। सिकंदर के सेनापतियों में पुनः 321 ईसा पूर्व में ट्रिपेरेडिस की संधि हुई, परंतु इस संधि में भारतीय प्रदेशों का उल्लेख नहीं मिलता। अतः भारतीय प्रदेश 321 BC तक यूनानी शासन से मुक्त हो चुके थे। इस आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 323 BC के बाद लगभग तथा 321 BC के पहले माना गया, अर्थात 322 BC। कैंटनगर चीन से वर्ष गणना का एक अभिलेख मिला है जिसमें बिंदुओं के द्वारा वर्ष गणना दर्शाई गई है। इस अभिलेख को डॉटेड रिकॉर्ड
डोटेड रेकॉर्ड कहते हैं। इसमें कुल 489 बिंदु हैं तथा यह महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1 वर्ष बाद से प्रारंभ होता है। इस अभिलेख के द्वारा भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 BC ही निकलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। सेंड्रोकोट्स, इस शब्द का प्रयोग स्ट्रैबो, एरियन एवं जस्टिन ने किया है। एंड्रोकोट्स, इस नाम का प्रयोग एप्पियानस और प्लूटोक ने किया है। सेंड्रोकोट्स, इसका प्रयोग नियरकस ने किया है। 28 फरवरी 1793 ईसा में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में किंवदंतियां एवं परंपराएं ही अधिक हैं और ठोस प्रमाण कम हैं। इस संबंध में चाणक्य चंद्रगुप्त कथा के अनुसार अंतिम नंद शासक धननंद द्वारा अपमानित किए जाने पर चाणक्य ने उसे समूल नष्ट करने का प्रण लिया। संयोगवश विंध्याचल के जंगलों में उसकी भेंट राजकीलम नामक खेल खेलते हुए एक बालक से हुई। उससे प्रभावित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 कारशापण में खरीद लिया तथा उसे तक्षशिला ले जाकर 7 से 8 वर्षों तक विविध कलाओं की शिक्षा दी। शिक्षा दीक्षा के पश्चात चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के शौर्य एवं रण कौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम राजा धननंद का उन्मूलन किया गया। चंद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्तर पश्चिम सीमा विजय कौटिल्य द्वारा तैयार की गई सेना की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध राज्य पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में इससे संबंधित एक सुंदर कथा मिलती है। इसके अनुसार एक लड़के द्वारा गर्म चपाती के बीच से खाने के फलस्वरूप बार बार उसके हाथों के जलने का वर्णन है। उसकी मां द्वारा उसे डांटकर यह समझाना कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है। उसे भी पहले मध्य भाग मगध पर आक्रमण न करके उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतना चाहिए, तदुपरांत मगध की विजय करनी चाहिए। इसी तरह जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में एक लड़के द्वारा खीर को मध्य भाग से खाने और हाथ जलाने का वर्णन है। इन सब से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम राज्यों को जीतने का विचार किया। इस क्रम में सर्वप्रथम उसने पंजाब क्षेत्र की विजय की। तदुपरांत सिकंदर के विदेशी शासन से अप्रसन्न जनता के मनोभावों का लाभ उठाकर पंजाब और सिंध दोनों क्षेत्रों को विजित कर लिया। मगध की विजय उत्तर पश्चिमी प्रांतों को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना पूरा ध्यान मगध विजय पर लगाया। जनता अंतिम नंद शासक धननंद के अत्याचारों और उसकी धन इकट्ठा करने की लिप्सा से तंग आ चुकी थी। परिशिष्ट पर्वन और मुद्राराक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक राजा से सहायता ली थी। नंदों के सेनापति भद्रसाल को पराजित किया और मगध पर उसका अधिकार हो गया। सेल्यूकस से युद्ध 305-4 ईसा पूर्व। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना। बैक्ट्रिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने की लालसा जाग उठी। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए वह सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। 303 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक संधि हो गई। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एप्पियानस ने किया है। प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए: एरिया, हिरात, अराकोशिया, कंधार,
जेड्रोशिया, मकरान तट, पेरिपेनिसदाई, काबुल। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। संपूर्ण भारत की विजय प्लूटॉक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि के बाद चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। इस आधार पर चंद्रगुप्त की पश्चिमी सीमा हिंदुकुश पर्वत से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत हो गई। जैन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक चला गया और वहीं तपस्या करके समलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बिंदुसार या अमित्रचेत्स 298 बीसी से 273 बीसी। यूनानियों ने इसे अमित्रचेत्स या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक नाम सिंहसेन भी है। परिशिष्ट पवन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा या उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस से निम्नलिखित वस्तुएं मांगी: अंगूरी, मदिरा, अंजीर, दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। इसका वर्णन एथीनियस ने किया है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेफस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार धर्म सहिष्णु था। दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि आजीवक संप्रदाय के पिंगलवत्स से बिंदुसार के मधुर संबंध थे। अशोक 273 बीसी से 232 बीसी। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवानाम्पिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मस्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों में मिलता है। ये अभिलेख हैं मस्की, गुजर्रा, नेत्तूर और उडेगोलम। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक नाम का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में इसकी माता का नाम धम्मा मिलता है। दिव्यावदान में इसकी मां का नाम पासादिका प्राप्त होता है। एक ग्रंथ अशोक अवदान माला में इसकी माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। स्मिथ के ग्रंथ अशोका में भी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों से असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता तथा अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी का नाम प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों संघमित्रा तथा चारुमती का उल्लेख है। उसके 2 पुत्रों कुणाल और महेंद्र के नाम का भी बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरे पुत्र जालौक का उल्लेख राजतरंगिनी में मिलता है। उसके प्रयाग स्तंभ लेख में एक पुत्र तीव्र का भी उल्लेख है। राज्याभिषेक अशोक 273 बीसी में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 बीसी में ही हो सका। बौद्ध ग्रंथों जैसे महावंश आदि के अनुसार अशोक ने अपनी विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। इस उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, चीनी ग्रंथ फा यूइन चुलिन और तिब्बती लेखक तारानाथ ने भी किया है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राधागुप्त की सहायता से अशोक ने अपने बड़े एवं सौतेले भाई सुमन को हटाकर गद्दी प्राप्त की, परंतु ये बातें पुनर्तः सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों एवं परिवार का उल्लेख मिलता है। संभव है कि उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने अपने कुछ भाइयों की हत्या की हो।
क्योंकि उसके गद्दी पर बैठने और राज्याभिषेक के बीच में 4 वर्ष का लंबा अंतराल मिलता है। कलिंग विजय 261 बीसी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। कलिंग यदि स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलना आवश्यक था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद यह अशोक का प्रथम तथा आखिरी युद्ध था। इसके बाद मगध की विजयों तथा राज्य विस्तार का वह युग समाप्त हुआ जिसका सूत्रपात बिंबिसार की अंग विजय के बाद हुआ था। अब एक नए युग का आरंभ हुआ। ये युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार का था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मौर्यों का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा। अन्य विजयी अशोक ने खस एवं नेपाल की भी विजय की। खस की पहचान संदिग्ध है। राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। इस प्रकार उसके राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल तथा दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल था। उसके दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि चोल, चेर, पांड्य तथा सत्यपुत उसके राज्य की सीमा से बाहर था। अशोक के समय पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। यहाँ तक कि अंग्रेजों का क्षेत्र भी इतना बड़ा नहीं था। अशोक का धर्म परिवर्तन। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था और अनेक देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र श्रमण निग्रोध को भिक्षा के लिए जाते हुए देखा और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में वह मोगलिपुत्र देश के प्रभाव में आ गया। उत्तर भारत की अनुश्रुतियों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन भिक्षुओं की शिक्षा तथा संपर्क से अशोक का रुझान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहा था। एक साधारण बौद्ध होने के बावजूद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध के नरसंहार से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। इस पश्चाताप के परिणामस्वरूप अशोक ने विधिवत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लगभग 1 साल तक उसने बौद्ध धर्म के प्रसार में सक्रिय भाग नहीं लिया, परंतु एक उपासक के रूप में 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। वह 12वें वर्ष निगाली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। अशोक का धम्म संसार के इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी विजयें नहीं अपितु धम्म है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है: धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा शुचिता।
आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, दासों तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। अशोक ने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं। अशोक ने नित्य आत्मपरीक्षण पर भी बल दिया है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सारवृद्धि पर जोर दिया है। सारवृद्धि का तात्पर्य है कि अपने धर्म की उन्नति के साथ साथ अन्य धर्मों की उन्नति की भी कामना करना। अशोक के धम्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को एक साथ समझकर ही धम्म को समझा जा सकता है। धम्म की प्रकृति, अशोक के धम्म की प्रकृति विद्वानों के लिए पहेली बनी हुई है, क्योंकि यह एक सर्वसाधारण धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था। इसे सीधे किसी धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। विद्वानों ने इस धम्म के प्रकृति की व्याख्या निम्न प्रकार की। फलीत महोदय के अनुसार यह एक राजधर्म था जिसका अर्थ है राजा का धर्म, परंतु अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि वह मात्र राजा के लिए नहीं था बल्कि सभी प्रजा के लिए भी था। राधाकुमुद मुखर्जी ने इसे सभी धर्मों की साझी संपत्ति बताया, परंतु इससे इसकी प्रकृति पर प्रकाश नहीं पड़ता। फ्रांसीसी विद्वान सेनाट महोदय के अनुसार ये बौद्ध धर्म का सर्वांगीण चित्रण था, परंतु हम जानते हैं कि अशोक के धम्म का उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्त करना था। रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म उसकी निजी कल्पना थी जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई थी। शून्य भंडारकर महोदय ने उपर्युक्त मतों के विपरीत इसकी अलग व्याख्या की है। इनके अनुसार उस समय समाज में बौद्ध धर्म के 2 रूप प्रचलित थे। पहला रूप भिक्षुओं के लिए प्रचलित था, जबकि दूसरा गृहस्थों के लिए। गृहस्थों के लिए बौद्ध धर्म को उपासक बौद्ध धर्म कहा जाता था। अशोक स्वयं गृहस्थ था, अतः उसने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया। उसने धम्म के जिन गुणों का निर्देश किया है वे दीर्घ निकाय के सिंगालवाद सुत्त में उसी प्रकार देखी जा सकती हैं। अशोक ने धम्म पालन से प्राप्त होने वाले जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया है, उनका भी विमानवथु नामक पाली ग्रंथ में इसी रूप में विवरण देखे जा सकते हैं। अतः भंडारकर महोदय अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। यही मत सर्वाधिक संतोषप्रद तथा तर्क संगत लगता है। धम्म का प्रचार अशोक ने धम्म का प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से कार्य किया। अहिंसा के प्रचार के लिए उसने युद्ध बंद कर दिए। जीवों का वध रोकने के लिए प्रथम शिलालेख में विज्ञप्ति जारी की। अशोक ने ये भी घोषणा की कि ऐसे सामाजिक उत्सव नहीं होने चाहिए जिनमें सुरापान, मांस भक्षण, मल्लयुद्ध आदि हों। विहार यात्राएं बंद कर दी गई और उसके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ कर दी गई। उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की। इसका उल्लेख 5वें शिलालेख में है। तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक आदि अधिकारियों के नामों का उल्लेख है। धम्म के प्रचार के लिए उसने कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। धर्म प्रचारक देश महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंकाम्स झांतिक कश्मीर तथा गांधो महारक्षित यूनान देश महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र महादेव महेश मंडल मैसूर रक्षित वनवासी कर्नाटक धर्मरक्षित प्रांतक मध्य हिमालय देश सोना तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। 5वें स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसके राज्याभिषेक के समारोह के अवसर पर कैदियों को मुक्त किया जाता था। अशोक
ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। इस प्रकार विभिन्न उपायों द्वारा इसने राज्य के अंदर और बाहर धम्म का प्रचार करवाया। अशोक का धम्म अपने उद्देश्यों में सफल रहा, परंतु रोमिला थापर का मानना है कि अशोक का धम्म असफल रहा। इसका कारण धम्म को स्वीकृत कराने में अशोक की अत्यधिक व्यग्रता तथा उसकी दुर्बलता थी, क्योंकि अपने शासन के अंतिम वर्षों में वह धम्म को लेकर अधिक उद्विग्न रहने लगा था। ये तत्कालीन समस्याओं के समाधान को खोजने में भी असफल रहा। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे एवं सांप्रदायिक संघर्ष भी बराबर चलते रहे। इस तरह धम्म से कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ। मौर्यकालीन संस्कृति प्रशासन मौर्य प्रशासन की जानकारी के मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक के अभिलेख हैं। अर्थशास्त्र का विषय स्वामी अर्थात राजामंत्री परिषद तीर्थ या विभागाध्यक्ष राजस्वाधिक नियंत्रण गुप्तचर व्यवस्थादंड व्यवस्था कूटनीति इंडिका का विषय नगर प्रशासन के रूप में पाटलिपुत्र का विवरण, सैन्य प्रशासन आर्थिक नियंत्रण जूनागढ़ अभिलेख, सौराष्ट्र प्रांत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख, अशोक के अभिलेख, अशोक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का वर्णन। मौर्य प्रशासन का भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख है। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख था। इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चारों तरफ से अंगरक्षिकाएं घेरे रहती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा की परिषद, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से उपधा परीक्षण के बाद होता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में मंत्रिण का भी उल्लेख है। इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। मंत्रिण में संभवतः प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, संनिधाता और युवराज सम्मिलित थे। इन्हें 48,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। यह आत्ययिक, तुरंत कार्यों पर राजा को सलाह देती थी। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार है। प्रधानमंत्री और पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था। उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। समाहर्ता, ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। संनिधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा, ये फौजदारी, कंटक शोधन, न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक, ये सेना का संचालक अर्थात सेना का नेतृत्व करता था। कर्मायंतिक, ये देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक, ये दीवानी, धर्मस्थीय, न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, यह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था। दंडपाल, ये सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतपाल, ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। नागरिक, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रशास्ता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। द्वारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। अंतर्वेशक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी था। आठविक, यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। 26
अध्यक्षशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मैजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम इस प्रकार हैं: पन्याध्यक्ष, यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष, यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष, ये बूचड़खाने का अध्यक्ष था। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अक्राध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष, कोष्ठागार का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूल करने वालों का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापखाने का अध्यक्ष। ये राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। हर टकसाल सौवर्णिक नामक अधिकारी के अधीन होते थे। गो अध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा आदि थी। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। पौत्वाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष। मानाध्यक्ष, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष। हस्त्याध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष, सोने का अध्यक्ष। अक्षपलाध्यक्ष, महालेखाकार। इन अध्यक्षों को 1000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रिण के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। प्रांतीय प्रशासन केंद्र प्रांतों में बटा था। प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारी द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की ही भांति प्रांतीय शासन में भी मंत्रिपरिषद होती थी। प्रांतीय मंत्रिपरिषद का केंद्र से सीधा संपर्क होता था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांत राजधानी उत्तराथत क्षशिला दक्षिणाप्थ सुवर्णगिरियफ्ती राष्ट्रुज्जयनी प्राची अर्थात पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र क्लिंगतोसली सौराष्ट्र की स्थिति अर्धस्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय में तुशास्फ यहाँ का प्रशासक था। इसकी जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे। इन प्रांतों के अंतर्गत कई मंडलों का प्रशासनिक विभाजन किया जाता था, जिन पर महामात्य नामक अधिकारी होते थे। मंडलों के अधिकारियों के नाम प्रदेष्टा या प्रादेशिक भी मिलते हैं। निम्नलिखित मंडलों का उल्लेख मिलता है। राजधानियां मंडल तोसली के अंतर्गत समापा मेम, पाटलिपुत्र के अंतर्गत कौशांबी मैन, सुवर्णगिरी के अंतर्गत जिला मैन, सौराष्ट्र के अंतर्गत गिरिनार मेन मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय कहते थे। यह विषयपति के अधीन था। जिले का शासक स्थानिक होता था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जो पूरे 10 गांवों के ऊपर शासन करते थे। स्थानिक समाहर्ता के अधीन था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि भी था। प्रदेष्टि स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। संक्षेप में प्रांतीय प्रशासन और उसके विभाजन को निम्न प्रकार आसानी से समझा जा सकता है। केंद्र प्रांत, प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र। मंडल कमिश्नरी, प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक।
आहार या विषय, जिला प्रमुख अधिकारी, विषयपति या स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, ड्रोनमुख 400 ग्रामों का समूह, खाद्तिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। इसका प्रमुख अधिकारी गोप होता था। ग्राम प्रमुख अधिकारी ग्रामणी, जिले और ग्राम के बीच 2 प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप थे। स्थानिक ग्रामों से भू राजस्व इकट्ठा करता था जबकि उसे लिखने का कार्य गोप का था। इस प्रकार स्थानिक की स्थिति गोप से अधिक महत्वपूर्ण थी। नगर प्रशासन का वर्णन मेगस्थनीज की इंडिका से ही पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। उसने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। यही सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। शिल्पकला समिति, इसका मुख्य कार्य नगर के सड़कों एवं भवनों का निर्माण करना एवं नगर की सफाई की व्यवस्था करना था। विदेश समिति, इसका मुख्य कार्य विदेशियों के रहने, खाने, दवा, मृत्यु हो जाने पर उनकी परंपरा के अनुसार शवाधान की व्यवस्था करना और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गतिविधियों पर नजर रखना था। जनसंख्या समिति, इसका मुख्य कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना था। उद्योग व्यापार समिति, इसका मुख्य कार्य उद्योग एवं व्यापार का नियंत्रण, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण, वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था आदि था। वस्तु निरीक्षक समिति, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट पर रोक लगाती थी। कर निरीक्षक समिति, इसका कार्य प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों के विवरण रखना एवं करों की चोरी को रोकना। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था, जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई एवं सुरक्षा था। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी अमात्य, ये योग्य अधिकारियों का एक समूह था। इन्हीं में से मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। अग्रामात्य, प्रधानमंत्री को अग्रामात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार का अग्रामात्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था, जबकि अशोक का अग्रामात्य राधागुप्त था। महामात्य, ये प्रमुख अमात्य था। यह मुख्यतः महत्वपूर्ण नगरों का अधिकारी था, जैसे पाटलिपुत्र का महामात्य विष्णुगुप्त था। प्रदेष्टा, यह मंडल का प्रमुख अधिकारी था। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख है। एस्ट्रोनोमोई, यह नगर का प्रमुख अधिकारी था। मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। एग्रोनोमोई, जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी। ये भू राजस्व का भी अधिकारी था। रूपदर्शक, सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी अथवा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी। सौवर्णिक, टकसाल का प्रमुख अधिकारी एवं लक्षणाध्यक्ष का सहयोगी। प्रदेष्टा, अर्थशास्त्र के अनुसार ये फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। गोप 10 या 15 गांवों के ऊपर का प्रमुख अधिकारी। ये जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था। ये भूराजस्व संबंधित तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। स्थानिक, जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी। ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। अशोक के अभिलेखों के प्रमुख अधिकारी धम महामात्र, इसका उल्लेख 5वें अभिलेख में मिलता है। इसकी नियुक्ति अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की। इसका प्रमुख कार्य जनता के बीच धम्म का प्रचार प्रसार करना था। प्रादेशिक, प्रदेश का प्रमुख अधिकारी था। रज्जुक, जनपद का प्रमुख अधिकारी था।
इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। युक्त रजयुग के अधीन राजस्व अधिकारी, प्रादेशिक रजयुग तथा युक्त का उल्लेख तीसरे अभिलेख में मिलता है। प्रतिवेदक, जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी। इसका उल्लेख छठे शिलालेख में मिलता है। ब्रजभूमिक, पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी। इसका उल्लेख 12वें दीर्घ शिलालेख में है। इतिजाख महामात्य, स्त्री महामात्य, स्त्रियों की देखरेख करने वाली अधिकारी। इसका उल्लेख 12वें दीर्घ शिलालेख में है। अंत महामात्य, ये सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए जाया करते थे। इनकी नियुक्ति असभ्य जनजातियों के बीच की जाती थी। इनका उल्लेख अशोक के 12वें शिलालेख में है। गुप्तचर व्यवस्था मौर्य काल में गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। संस्था, ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। संस्था के 5 प्रकार थे। आय, कापटिक रूप, ये विद्यार्थियों के वेश में रहते थे। ई, उदास्थित, ये सन्यासी के वेश में रहते थे। ई, गृहपत्तिक, ये किसान के वेश में रहते थे। एव, वैदेहक, ये व्यापारी के वेश में रहते थे। वी, तापस, ये तपस्वियों के वेश में रहते थे। संचरा, इसमें भ्रमणशील गुप्तचर आते थे। इसके 4 प्रकार थे। आय, सत्री, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर। कौटिल्य के अनुसार सत्रियों का कोई परिवार नहीं होना चाहिए। ई, तीक्ष्ण, ये शूरवीर गुप्तचर थे। ई, रशद, ये क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। एव, परिव्राजिका, ये भिक्षुनी वेश में रहती थीं। इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं भेजते थे। ऐसे गुप्तचरों को उभयवेतन कहा जाता था। गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी होती थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। राजदूत, अर्थशास्त्र में राजदूतों का भी वर्णन मिलता है। इनके 3 प्रकार बताए गए हैं। आय, निसृष्टार्थ, इसके पास अमात्यों के गुण होने चाहिए। ये किसी भी देश के साथ कोई भी संधि या समझौता कर सकते थे। ई, परिमितार्थ, इन्हें कुछ मामलों में स्वतंत्र अधिकार था, परंतु बड़े मामलों में राजा से परामर्श लेना पड़ता था। इन्हें अर्धस्वतंत्र राजदूत कहा गया है। ई, शासनहार, ये मात्र सूचना देने वाले राजदूत होते थे। न्याय प्रशासन मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय होता था। इनमें ग्राम वृद्धों के साथ मिलकर न्याय करते थे। अन्य न्यायालयों में क्रमशः संग्रहण न्यायालय, खापटिक न्यायालय, भ्रूणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय एवं पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। सबसे उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था। ग्राम न्यायालय तथा राजा के न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। धर्मस्थीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय, ये दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय था। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता था। कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय, व्यक्ति और राज्य के बीच के विवादों का निपटारा इन न्यायालयों में होता था। इस न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। अशोक के समय जनपद का मुख्य न्यायाधीश रजयुग और नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में विवाद के निर्णय के लिए कानून के 4 अंगों का वर्णन है, जिसे चतुष्पद कानून कहा गया। ये निम्नलिखित हैं। धर्म, ये सार्वभौमिक कानून है। व्यवहार, पुराने निर्णयों के आधार पर निर्णय देना। चरित्र, गांव के अपने रीति रिवाज एवं
परंपरा को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना। राजशासन, राजाज्ञा, राजा द्वारा बनाया गया कानून। यह अन्य तीनों कानूनों से ऊपर था। मौर्य काल में कठोर दंड व्यवस्था थी। मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास एवं जुर्माना जैसे दंड प्रचलित थे। राजस्व प्रशासन, कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है, जिसे कौटिल्य आय शरीर कहता है। ये स्रोत निम्नलिखित हैं: दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय, राष्ट्र, जनपदों, ग्रामों से प्राप्त आय, खनि, खानों से प्राप्त आय, सेतु, फल फूल एवं शाक सब्जियों से प्राप्त कर आय, वन, जंगलों से प्राप्त आय, व्रज, पशुओं से प्राप्त आय, वणिक पथ, स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से प्राप्त कर, भूमि से प्राप्त होने वाली आय सीता, राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहलाती थी। भाग, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 भाग थी। जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी वहां से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के कर, प्रणय, संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर, विष्टि, निःशुल्क श्रम अर्थात बेगार, उत्सर्ग, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार, बलि, एक प्रकार का धार्मिक कर, हिरण्य, ये कर अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था अर्थात नगद कर, रज्जु, भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर, चोर रज्जु, चोरों को पकड़ने के लिए लिया जाने वाला कर अथवा चौकीदार कर, विवीत, चारागाह कर, परदीनक, राजकीय भूमि में पशुओं द्वारा चरने पर लिया जाने वाला हर्जाना, कौष्ठेयक, सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लिया जाने वाला कर, पार्श्व, व्यापारी के अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर, शुल्क, आयात कर, वर्तनी, सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर, अतिवाहिका, मार्गदर्शन का कर, गुलदेय, सैनिकों की फीस, तरदेय, पुल को पार करने पर लिया जाने वाला कर, भोगाग्म, ज्येष्ठकों, शिल्पी संघ का मुखिया को निर्वाह हेतु राजा की ओर से मिलने वाले गांव का राजस्व, सेनाभक्त, किसी अभियान के दौरान सेना जिस गांव से गुजरती थी उस गांव के लोग अनिवार्य रूप से सेना को रसद देते थे। आयातक, प्रवेश्य, वस्तु के मूल्य का 1/5 भाग आयात कर लिया जाता था। आयातित वस्तु पर पुनः जो बाजार कर लगता था उसे द्वारदेय कहा जाता था। ये प्रवेश्य का 1/5 लिया जाता था, अर्थात 1/5 का 1/5 इक्वल्स 1/25 भाग। कुछ देशों से आयातित वस्तुओं पर द्वारदेय नहीं लगाया जाता था। ऐसी वस्तुओं को देशोपकार या अनुग्रहिक कहा जाता था। राज्य में उत्पादित, राज्य नियंत्रित उद्योग वस्तु को यदि कोई व्यापारी बाहर से आयात करता था तो उस वस्तु के आयात से राज्य को जितना नुकसान होता था उतना उस व्यापारी से हर्जाना लिया जाता था। ये हर्जाना वैधर्म कहलाता था। निर्यात कर को निष्काम्य कहा जाता था। मौर्य काल में संभवतः वस्तुओं का बीमा भी किया जाता था, चूंकि अर्थशास्त्र में भय प्रतिकार व्यय का उल्लेख मिलता है जो संभवतः बीमा से संबंधित था। राज्य नियंत्रित उद्योग शराब उद्योग, नमक उद्योग, खान उद्योग, हथियार उद्योग, जहाजरानी उद्योग, सैन्य प्रशासन, केंद्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सेना विभाग था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ थे। एक दूसरे स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ थे एवं एक नौसेना भी थी। प्लूटॉक ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। जस्टिन ने भी इसी तरह का वर्णन किया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। मेगस्थनीज ने सैन्य
प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार सैनिकों के लिए एक पृथक विभाग था, जिसमें कुल 30 सदस्य थे। ये 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटे थे। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री, यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोहियों के सेना की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति गज सेना की व्यवस्था करती थी। छठी समिति रथों के सेना की व्यवस्था करती थी। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसे 48,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी नायक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष नामक अधिकारी का उल्लेख हुआ है, जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष था। कौटिल्य पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख करता है। मौल, स्थायी सेना, भर्तक, आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना, श्रेणी बल, युद्ध से आजीविका चलाने वाले, मित्र बल, मित्र राष्ट्र की सेना, अमित्र बल, बंदी बनाए गए सैनिक, 8वीं बल, जंगली सेना। दंडपाल के अधीन एक अधिकारी आयुधगराध्यक्ष था, जो अस्त्र शस्त्र, उनके रख रखाव एवं सुरक्षा का प्रबंध करता था। शतघ्नी नामक आयुध का भी उल्लेख मिलता है, जो आक्रमण के समय सेना के ऊपर गिरा दी जाती थी, जिससे सैकड़ों सैनिक मारे जाते थे। अर्थशास्त्र में अग्नियोग का उल्लेख मिलता है, जिससे अग्निबाण बनाए जाते थे। मौर्य काल में युद्धों में व्यूह रचना की जाती थी। मुख्य रूप से 4 व्यूहों का प्रयोग होता था: दंड व्यूह, भोग व्यूह, मंडल व्यूह एवं असंत व्यूह। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है: प्रकाश युद्ध, जो युद्ध आमने सामने लड़ा जाए; तूष्णी युद्ध, इस युद्ध में दूसरे राज्यों के राज परिवार में फूट डलवाकर राज्य का विनाश कर दिया जाता था। फूट डालने वाले तूष्णी कहलाते थे। कूट युद्ध, कूटनीतिक युद्ध। दुर्गों के प्रकार। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है: औदक, नदी द्वीप में बनाया गया दुर्ग; पर्वत, पहाड़ों पर बनाया गया दुर्ग; धानवन, मरुभूमि या झाड़ी के बीच बनाए गए दुर्ग; वन दुर्ग, घने जंगलों में बनाए गए दुर्ग। सामाजिक जीवन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने शूद्रों को भी आर्य कहा। उसके अनुसार शूद्र का कार्य शिल्प, व्यापार, कृषि तथा पशुपालन भी हो सकता है। शूद्रों को उसने 3 वर्णों के साथ सेना में भर्ती होने की अनुमति दी। कौटिल्य ने अनेक वर्णसंकर जातियों का भी उल्लेख किया है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से बताई गई। जिन वर्णसंकर जातियों का उल्लेख है वे हैं आम्बष्ट, निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षत्ता, वैदेहक, मागध, सूत, पुल्लकस, वेन, चांडाल, स्वपाक इत्यादि। इनके अतिरिक्त तंतुओं, जुलाहे, रजक, धोबी, दर्जी, सुनार, लुहार, बढ़ई आदि व्यवसाय पर आधारित वर्ग जाति का रूप धारण कर चुके थे। अर्थशास्त्र में इन सबका समावेश शूद्र वर्ण के अंतर्गत किया गया है। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकर का उल्लेख है, जो शूद्र वर्ण के अंदर ही समाविष्ट किए जाते हैं। मेगस्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्गीकरण से भिन्न है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है: दार्शनिक, ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षु, परिव्राजक आदि। उसके अनुसार यद्यपि इनकी संख्या कम थी, फिर भी इनका समाज में बहुत आदर था। किसान। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा किसान थे, जो गांवों में रहते थे। अहीर या ग्वाले,
ये अपने पशुओं के साथ डेरों में रहते थे। कारीगर या शिल्पी, ये भी प्रमुख जाति थी। सैनिक, भारत में दूसरे स्थान पर सैनिक ही थे। निरीक्षक, इन्हें गुप्तचर भी कहा जाता था। सभासद, ये शासक वर्ग था। इनकी संख्या सबसे कम थी। दास प्रथा, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, परंतु कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। ध्वजाहरित, युद्ध में जीता हुआ दास। उदर दास, पेट का दास। गृहजात, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास। दागत, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। लब्ध, दान में प्राप्त हुआ दास। क्रीत, खरीदा हुआ दास। आत्मविग्रही, अपने आप को बेचने वाला दास। अहितक, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। दंड प्रणीत, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। स्त्रियों की दशा, परिवार में स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। फिर भी स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता। उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। संभरांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण नहीं मिलता, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। मौर्य युग में गणिका या वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थीं। इनसे राज्य को आय होती थी। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर विभाग में काम करती थीं। गणिकाओं के कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं विवाह नहीं करती थीं तथा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थीं। ऐसी विधवाएं छंदवासिनी कहलाती थीं। वे विधवाएं जो पुनर्विवाह करती थीं। अर्थशास्त्र में उन्हें आद्य विधवा कहा गया है। शिक्षा एवं मनोरंजन, इस काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और वार्ता, राजनीति, शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इस समय प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी विकास हुआ। प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था श्रेणियों द्वारा की जाती थी। अर्थशास्त्र में मनोरंजन के कई तरीकों का वर्णन मिलता है। नट, नर्तक, गायक, वादक आदि समाज में लोगों का मनोरंजन किया करते थे। मनोरंजन करने वाले कई अन्य वर्गों के भी नाम हैं। वाग्जीवक, विविध प्रकार की बोलियां बोलने वाले लोग। प्लवक, रस्सी पर नाचने वाले। कुशल, तमाशा दिखाने वाले। सौभिक, मदारी। कुहक, जादूगर। अदिति कौशिक, ऐसे बौद्ध भिक्षु जो देवताओं और सर्पों के चित्र लोगों के पास ले जाते थे। अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृहों, रंगशालाओं का भी वर्णन है। इन प्रेक्षाओं में भाग लेने वाले पुरुष को रंगोपजीवी तथा स्त्रियों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। प्रवहन एक प्रकार का सामूहिक समारोह था जिसमें भोज्य पदार्थों की अधिकता होती थी। जुआ, शराब, शिकार इत्यादि भी मनोरंजन के साधन थे। आर्थिक जीवन, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से वार्ता, वृत्ति का साधन कहा गया। इन व्यवसायों में कृषि मुख्य था। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का उल्लेख है। हेमन, रबी की फसल। ग्रीष्मिक, खरीफ की फसल। केदार, जायद की फसल। मेघस्थनीज के अनुसार यहाँ वर्ष में 2 बार वर्षा होती है, अतः कृषक 2 फसल काटते हैं।
राज्य की भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे होने वाली आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। अर्थशास्त्र में क्षेत्रक, भूस्वामी, उपवास, काश्तकार तथा स्वाम्य का उल्लेख है। स्वाम्य से व्यक्ति का भूमि पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था। इसे सेतुबंध कहा गया है। इसके अंतर्गत तालाब, कुएं तथा झीलों पर बांध बनाकर एक स्थान पर पानी एकत्रित करना इत्यादि है निर्माण कार्य आते हैं। मौर्य के समय सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के बांध का निर्माण इस सेतुबंध का एक उदाहरण है। सिंचाई के लिए अलग कर देना पड़ता था, जिसकी दर उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक थी। भूमि कर और सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का करीब आधा भाग देना पड़ता था। कृषि के अतिरिक्त वन प्रदेश एवं चारागाह थे। वन 2 प्रकार के होते थे, हस्तिवन, जहां हाथी रहते थे, द्रव्यवन, जहां से अनेक प्रकार की लकड़ी तथा लोहा, तांबा इत्यादि धातुएं प्राप्त होती थीं। इन धातुओं से कारखानों में अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था। ये वस्तुएं पन्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थीं। उद्योग धंधे, इस समय अनेक उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। इस समय का प्रधान उद्योग सूत काटने और बुनने का था। ऊन, रेशे, कपास, शंख, श्रम और रेशम सूत काटने में प्रयुक्त होते थे। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। बंग का मलमल विश्वविख्यात था। कौटिल्य ने चीनपट का भी उल्लेख किया है। ये रेशम चीन से आता था। खान उद्योग, मौर्य काल में खान उद्योग राज्य नियंत्रित था। इसकी देख रेख के लिए अक्राध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। मेगस्थनीज ने भारत में अनेक प्रकार की धातुओं की खानों का जिक्र किया है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। मौर्य काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध थे। पत्थर तराशने का व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। अशोक के समय में एक ही पत्थर का बना हुआ स्तंभ इसका ज्वलंत प्रमाण है। पत्थर पर पॉलिश का काम अपने चरमोत्कर्ष पर था। सारनाथ, सिंह स्तंभ तथा बराबर गुफाओं की चमक अद्वितीय है। व्यापार, इस काल में उद्योगों के चरम विकास के स्वाभाविक परिणामस्वरूप व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापार पर नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु राज्य द्वारा विभाग की स्थापना हुई। इसका सर्वोच्च अधिकारी पन्याध्यक्ष होता था। पन्याध्यक्ष के नियंत्रण में संस्थाध्यक्ष होता था, जो व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता था। मौर्यकाल में व्यापारियों के संगठन को संभूय समुत्थान और सांव्यवहारिक कहा जाता था। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य युग में 4 प्रमुख मार्ग थे, जो पाटलिपुत्र से उत्तर, पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा को जाते थे। इनमें सबसे प्रमुख मार्ग पाटलिपुत्र से पुरुषपुर तक जाता था। ये ताम्रलोक, ताम्रलिप्ति से भी जुड़ा था। ये सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था। इसे उत्तरापथ कहा जाता था। दक्षिण के लिए एक मार्ग श्रावस्ती से गोदावरी के तटवर्ती नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। इसे उत्तरी मैसूर तक आगे बढ़ाया गया है। उत्तर की ओर एक मार्ग चंपा से बनारस तक और वहां से यमुना के किनारे किनारे कौशाम्बी तक जाता था। इसके बाद स्थल मार्ग से कौशाम्बी से सिंधु सौवीर तक व्यापार मार्ग जाता था। एक मार्ग श्रावस्ती से राजगृह तक था। पश्चिमोत्तर मार्ग पंजाब को मध्य एशियाई एवं पश्चिम एशियाई देशों से जोड़ता था। कौटिल्य ने उत्तरी मार्ग, हिमवत पथ की तुलना में दक्षिणी मार्ग को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं जैसे मुक्ता, मणि, हीरे, सोना, शंख इत्यादि प्राप्त होते थे। इस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौच या भरेगुकच था। ये प्राचीन भारत का सबसे पुराना एवं बड़ा बंदरगाह था।
पश्चिमी तट पर ही सोपारा, महाराष्ट्र, अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिप्ति या तामलुक, पश्चिमी बंगाल, था। मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका से होता था। चीन से रेशम प्राप्त होता था। ताम्रपर्णी से मोतियों, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा एवं पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात होता था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। सिक्के मौर्यों की राजकीय मुद्रा, पण, थी। ये 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे होते थे। अतः इसे आहत सिक्का, पंचमार्क्ड कॉइन भी कहा जाता है। इस काल के सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के निष्क एवं सुवर्ण, चांदी के सिक्के पर्ण या रूप्य रूप, कारशापन, धरण और शतमान, तांबे के सिक्के माशक एवं काकनी। मौर्य कला मौर्य कालीन कला को 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजकीय कला एवं लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप, गुफाएं एवं स्तंभ आते हैं। कौटिल्य के अनुसार नगर गहरी खयों एवं रक्षा प्राचीरों से घिरे होने चाहिए। उसके अनुसार नगर में 3 प्रकार के मार्ग भी होने चाहिए, वीथी, छोटे मार्ग, रथया, मध्यम मार्ग, महापथ। बड़े मार्ग, मेगस्थनीज ने पोलिब्रोथा, पाटलिपुत्र, नगर का वर्णन किया है। गुप्तकाल में भारत आए चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रासाद देवताओं द्वारा निर्मित है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के समय के 2 महत्वपूर्ण स्तूप मिलते हैं, सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप। गुफाओं का निर्माण भी मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ। अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवकों को गुफाएं काटकर दान में दीं। इन गुफाओं में ऐसी ओपदार पॉलिश की गई है जो शीशे की तरह चमकदार है। मौर्य काल में अशोक के समय में मंडल कूपों या घेरेदार कुओं, रिंग वेल्स, का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हुआ। स्तंभ, पिलर्स, मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थरों से बनाए गए हैं। ये स्तंभ एकाश्मक पत्थरों, एक ही पत्थर, से बने हैं। इन स्तंभों में चमकदार पॉलिश की गई है। ये 30 से 50 फीट लंबे हैं। इनका वजन 1000 से लेकर 1200 मन तक है। अशोक के स्तंभों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शीर्ष और तना। रेखाचित्र संरचना, शीर्ष तना, लाट या स्तंभ भाग। शीर्ष भाग को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। रेखाचित्र संरचना, पशु आकृति, चौकी, कंठकमल का फूल, अवांगमुखी, मेखलातना। मौर्यकालीन स्तंभों को कई चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण बखेड़ा स्तंभ, मौर्यकालीन पहला स्तंभ, बिहार में वैशाली के पास। सनकिसा स्तंभ, फर्रुखाबाद जिले में, शीर्ष पर हाथी की आकृति। द्वितीय चरण रामपुरवा, वृषभ शीर्ष लौरिया नंदनगढ़, सिंह शीर्ष। तृतीय चरण रामपुरवा, सिंह शीर्ष सांची, सिंह शीर्ष। चौथा चरण विकसित रूप, सारनाथ स्तंभ। स्मिथ के अनुसार इस स्तंभ में जिस प्रकार की कला का प्रदर्शन, पशुओं का चित्रण है, विश्व में कहीं भी इतनी सुंदर कला का प्रदर्शन नहीं है। सारनाथ में सिंहों के नीचे 4 पशु दौड़ती हुई मुद्रा में दर्शाए गए हैं। बैल, घोड़ा,
हाथी एवं सिंह तथा बीच में एक चक्र है। कुल 4 पशु एवं चक्र चौकी को आवृत किए हैं। प्रत्येक चक्र में 24 आरे हैं। ये चारों पशु 4 दिक्पाल प्रतीत होते हैं। इसी कला परंपरा को दीर्घ निकाय में चक्ररत्न कहा गया है। चौकी के ऊपर 4 सिंह 4 दिशाओं में मुख किए कुकड़ू बैठे हैं, जो सम्राट अशोक की शक्ति को इंगित करते हैं। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 32 आरा वाला एक चक्र बना है। ये खंडित अवस्था में है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। सांची का स्तंभ, सांची में भी 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं, लेकिन सांची के स्तंभ में सीनों के नीचे दाना चुगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। लोक कला मौर्य कालीन स्थलों से बहुत सी पत्थर की मूर्तियां एवं मृदभांड मिले हैं। पत्थर की मूर्तियां दीदारगंज, पटना के पास चांवरधारिणी यक्षी की मूर्ति। ये 6 फीट 9 इंच लंबी है तथा मौर्यकालीन सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है। परखम यक्ष की मूर्ति, जिसे मणिभद्र कहा गया। विदिशा यक्षी की मूर्ति, विदिशा यक्ष की मूर्ति। मिट्टी की मूर्तियां लगभग सभी स्थलों से प्रायः खंडित मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृदभांड मौर्यकालीन मृदभांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड NBPW हैं। मुख्य रूप से ये छोटे कटोरे रकाबियों और मर्तबान के रूप में प्राप्त होते हैं। राजगीर के उत्खनन से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड के साथ साथ सादे मृदभांड और सादे काले मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। शिशुपालगढ़ बंगाल से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड के साथ साथ लाल काले मृदभांड भी पाए गए हैं। दक्षिण भारत से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड नहीं प्राप्त हुए हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद मौर्य उत्तराधिकारियों के नाम स्पष्टतः प्राप्त नहीं होते हैं। विभिन्न स्रोतों से कुछ शासकों के निम्नलिखित नाम मिलते हैं। कुणाल संप्रति जैन धर्म का उपासक, दशरथ आजीवक धर्म का उपासक तथा बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में उसकी हत्या कर एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली। पतन के कारण अशोक की 232 BC में मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। विद्वानों ने इस साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बताए हैं। -1 ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रंथ करना तथा उसके पक्ष में प्रचार आदि करने के कारण ही ब्राह्मणों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जिसकी चरम परिणति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या में दिखाई पड़ती है। परंतु इस मत का हेमचंद्र राय चौधरी ने सफलतापूर्वक खंडन किया है। 2 अशोक की अहिंसावादी नीति। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी, परंतु यह मत भी सत्य प्रतीत नहीं होता। अशोक ने कभी अपनी सेना भंग नहीं की, अपितु आठवें राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में उसने चेतावनी भी दी थी। 3 वित्तीय संकट। D.D. कौशाम्बी महोदय के अनुसार अत्यधिक करों के कारण मौर्यों की अर्थव्यवस्था अशोक के बाद चरमरा गई। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर बेचते थे। 4 दमनकारी शासन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अशोक ने इसीलिए तोसली, उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। उसने स्वयं 256 रातें धम्म यात्रा पर बिताई ताकि प्रशासन की देखभाल की जाए। पर इतना सारा होने पर भी दूर के प्रांतों में दमन का अंत न हुआ और अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही तक्षशिला को साम्राज्य का जुआ फेंक डालने में तनिक भी देर न लगी। यह मत हेमचंद्र राय चौधरी का है। 5
अतिकेंद्रीकृत शासन रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अतिकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अधिकारी भी अप्रशिक्षित होते थे, अतः परवर्ती काल में इनका पतन हो गया। 6. विदेशी विचारों का अपनाया जानेहार रंजन राय के अनुसार पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। 7. उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा अशोक देश और विदेश में मुख्यतः धर्म प्रचार के काम में ही व्यस्त रहा, अतः उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की गतिविधियों की ओर ध्यान न दे सका। बाद में हिंद, यवन, शक, कुषाण आदि का आक्रमण इसी सीमा पर हुआ। इसके विपरीत चीन के राजा शी हुआंगती 247-210 ईसा पूर्व ने इन सीथियोनों शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लगभग 210 बीसी में चीनी महादीवार बनवाए। 8. योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण यही था। वंशानुगत साम्राज्य तभी बने रह सकते हैं जब वंश में एक के बाद दूसरा योग्य शासक आता है। अशोक के बाद योग्य उत्तराधिकारियों का नितांत अभाव था।